नमस्कार। आज हम उत्तर प्रदेश की एक बहुत ही दिलचस्प विधानसभा सीट भोंगांव की गहराई से पड़ताल करेंगे। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये एक राजनैतिक वापसी का खाका तैयार करने की कोशिश है। तो आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। -2.21%। सोचिए, बस इतना सा फासला। 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत और हार इसी एक आंकड़े में सिमट गई थी। ये मार्जिन बहुत छोटा लगता है, लेकिन सियासत में यही कुछ वोट सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो क्या चीज है जो जीत और हार के बीच ये पतली सी लकीर खींचती है? क्या ये सिर्फ वोटों का गणित है, या फिर इसमें जमीन पर मौजूद लोगों की उम्मीदें, उनकी जरूरतें और उनकी शिकायतें भी शामिल हैं? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हमारा सफर कुछ इस तरह रहेगा। हम उस 2.2% के सवाल से शुरू करेंगे, फिर भोंगांव की सियासी जमीन को समझेंगे, नतीजों की चीर-फाड़ करेंगे, ताकतों के मैदान को परखेंगे और फिर शासन के लिए एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे जो सीधा जनादेश तक ले जाए। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, 2.2% का सवाल। ये 2022 की उस बेहद करीबी हार का एक फोरेंसिक विश्लेषण है, ये समझने के लिए कि वो छोटी सी खाई आखिर बनी तो बनी कैसे। भोगांव ये उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले का एक अहम हिस्सा है। यहाँ की राजनीति हमेशा से ही काफी गहमा गहमी वाली रही है। मुकाबला साफ तौर पर दो बड़ी ताकतों के बीच है। एक तरफ है सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ है समाजवादी पार्टी के आलोक शाक्य, जो इसी सीट से 3 बार विधायक रह चुके हैं। जब जीत का अंतर इतना मामूली होना, तो अक्सर इसका इशारा सत्ता के खिलाफ एक तरह की बेचैनी की तरफ होता है, जिसे हम एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि वोटर राष्ट्रीय मुद्दों से ज्यादा अपनी गली, अपने गांव की समस्याओं से परेशान हैं, और यही किसी भी चैलेंजर के लिए सबसे बड़ा मौका होता है। अब आते हैं दूसरे और सबसे जरूरी हिस्से पर, भोंगांव की सियासी जमीन। देखिए, कोई भी रणनीति हवा में नहीं बनती। उसे जमीन को, वहां के लोगों को, उनकी जरूरतों को समझना पड़ता है। ये जानना पड़ता है कि वहां की मिट्टी कैसी है और लोग किन दबावों में जी रहे हैं। यह है भोगांव का सामाजिक ताना बाना, और ये काफी पेचीदा है। एक तरफ है यादव मतदाता, करीब 35%, जो पारंपरिक तौर पर समाजवादी पार्टी का आधार माने जाते हैं। फिर आते हैं अनुसूचित जाति के वोटर्स, लगभग 20 से 25%। इनके अलावा शाक्य कुशवाहा और लोध राजपूत समुदाय भी निर्णायक भूमिका में हैं। यहाँ की सियासत इन सभी समीकरणों को साधने का ही नाम है। लेकिन वोटर सिर्फ जाति के नाम पर वोट नहीं डालता। उसकी असली परेशानियां उसकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी होती हैं, जैसे नौकरियों की कमी से युवाओं में भारी निराशा है, सिंचाई और खेती की समस्याएं बहुत गहरी हैं, महंगाई ने घर का बजट बिगाड़ दिया है, सड़कें और स्कूल जैसी बुनियादी चीजों की कमी है, और इन सब से ऊपर अपनी शिकायत लेकर जाएं तो सुनवाई बहुत धीमी होती है। यही वो मुद्दे हैं जो जमीन पर असल बेचैनी पैदा कर रहे हैं, और यही हमें रुककर सोचना होगा। सार्वजनिक जीवन में संवाद की गरिमा बनाए रखना और तथ्यों के आधार पर बात करना हमारी संवैधानिक जिम्मेदारी है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और आंकड़ों की कहानी समझते हैं। ये है हमारा तीसरा हिस्सा, नतीजों की पड़ताल। क्योंकि राजनीति में हर नंबर एक कहानी कहता है, हमें बस उसे पढ़ना आना चाहिए। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। 2012 में देखिए, समाजवादी पार्टी को 40% से ज्यादा वोट मिले थे और बीजेपी सिर्फ 11% पर थी। फिर 2017 में तस्वीर पूरी तरह बदल गई। एक लहर आई और बीजेपी 47.7% पर पहुंच गई। लेकिन 2022 में सपा ने एक मजबूत वापसी की और 43% वोट हासिल किए, जबकि बीजेपी थोड़ी फिसलकर 45.2% पर आ गई। ये आंकड़े एक कांटे की टक्कर की गवाही दे रहे हैं। लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ी और चौंकाने वाली कहानी है, वो है बहुजन समाज पार्टी के वोटों की। इस चार्ट को देखिए। 2012 में बीएसपी का वोट शेयर 23% था, जो 2022 आते आते सिर्फ 6.5% पर सिमट गया। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। इसका सीधा मतलब है कि एक बड़ा वोटर वर्ग अब एक नए ठिकाने की तलाश में है। और यही इस पूरे विश्लेषण की सबसे अहम कड़ी है। बीएसपी का जो करीब 16% वोट था, वो अब खुला है। एक नया चुनावी मैदान तैयार हो गया है। अब भोंगांव का किला वही फतेह करेगा जो इस बिखरे हुए वोट को अपने पाले में ला पाएगा।
तो अब हम अतीत से निकलकर भविष्य की तरफ देखते हैं। अपने चौथे हिस्से में हम ताकतों के इस मैदान को समझेंगे। यहाँ हम दो चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। एक है उम्मीदवार की अपनी ताकतें और कमजोरियां, और दूसरा है बाहरी माहौल, यानी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दबाव। किसी भी उम्मीदवार के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि उसकी अपनी ताकत क्या है और उसके सामने चुनौतियां क्या हैं। ताकत की बात करें तो 3 बार विधायक रहने का तजुर्बा, मजबूत स्थानीय जड़ें और पिछड़ी जाति की पहचान, ये सब प्लस पॉइंट्स हैं। समाजवादी पार्टी का अपना कैडर भी एक बड़ी ताकत है, लेकिन खतरे भी हैं। बीजेपी का शासन को लेकर एक मजबूत नैरेटिव है, उनके वोटर वफादार हैं और गैर यादव ओबीसी वोटों के छिटकने का डर हमेशा बना रहता है। अब जरा बाहरी माहौल को देखिए। सियासी लड़ाई सीधी है। ओबीसी दलित गठजोड़ बनाम बीजेपी की जमीनी पकड़। आर्थिक मोर्चे पर महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्याएं, यही सबसे बड़े मुद्दे हैं जिन पर चुनाव लड़ा जाएगा। सामाजिक तौर पर युवाओं और महिलाओं को जोड़ना और ध्रुवीकरण की कोशिशों को नाकाम करना अहम है। और हाँ, टेक्नोलॉजी के मैदान में बीजेपी के डिजिटल नैरेटिव का जवाब देना भी एक बड़ी चुनौती है। और अब हम पहुंचते हैं इस पूरी पड़ताल के सबसे अहम हिस्से पर। 5वां हिस्सा, शासन का एक ठोस ब्लूप्रिंट। ये सिर्फ चुनाव जीतने का तरीका नहीं है, बल्कि एक ऐसा रोड मैप है जो लोगों की समस्याओं को हल करने और उनका भरोसा जीतने पर आधारित है। इस रणनीति को हम चतुर्मुख सिद्धांत का नाम दे सकते हैं। इसके 4 मजबूत स्तंभ हैं। पहला, चुनावी, उन वार्डों पर खास ध्यान देना जहां पिछली बार हार जीत का अंतर बहुत कम था और जहां ओबीसी वोटर ज्यादा हैं। दूसरा, संगठनात्मक, बूथ स्तर पर टीमों को फिर से खड़ा करना। तीसरा, नैरेटिव, पूरी बहस को स्थानीय विकास बनाम बीजेपी की नाकामी पर टिका देना। और चौथा, संसाधन, स्थानीय स्तर पर फंडिंग और एक बहुत ही लोकल डिजिटल कैंपेन। नैरेटिव को बिल्कुल साफ और जमीनी रखना होगा। बिजली, सड़क, पानी, मतलब लोगों को ये याद दिलाना कि समाजवादी पार्टी ने बुनियादी जरूरतों पे काम किया था, जबकि मौजूदा सरकार शायद इसमें नाकाम रही है। ये वो मुद्दे हैं जो हर घर, हर इंसान को छूते हैं। अब इस पूरी रणनीति को जमीन पर उतारने के लिए एक 90 दिन का एक्शन प्लान चाहिए। पहले 30 दिन जमीन को समझने और तैयारी करने के लिए, अगले 30 दिन लोगों से मिलने जुलने और उन्हें जोड़ने के लिए, फिर अभियान में तेजी लाना, आखिरी 2 हफ्तों में पूरी ताकत लगाना और वोटिंग के दिन हर समर्थक को बूथ तक पहुंचाना। हर काम का एक तय समय होना चाहिए। और अब हम आखिरी पड़ाव पर हैं, जनादेश तक का रास्ता। क्योंकि देखिए, कोई भी रणनीति, कोई भी आंकड़ा तब तक बेमानी है जब तक आप लोगों का भरोसा न जीत लें। यहीं पर सियासत इंसानियत से जुड़ती है। अगर हम उम्मीदवार आलोक कुमार शाक्य के प्रोफाइल को देखें तो वो एक तजुर्बेकार और जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। लोग उन्हें आसानी से मिल सकते हैं। 3 बार विधायक रहते हुए ग्रामीण इलाकों में उनका काम दिखता है। उनका असर अपने ओबीसी वोट बैंक में तो मजबूत है, लेकिन अब उन्हें इसके आगे बढ़कर सबका विश्वास जीतना होगा। तो अंत में सबसे जरूरी सलाह यही है, प्रमुख समुदायों के बीच जाइए, उनसे सीधे बात कीजिए, पारदर्शिता रखिए, लोगों को ये दिखाइए कि आप उनका भरोसा जीतने आए हैं, सिर्फ भीड़ जुटाने नहीं। विश्वास कमाया जाता है, खरीदा नहीं जाता। और आज के डिजिटल युग में लोगों की निजता का सम्मान करना और उनकी सहमति से ही संवाद करना सबसे जरूरी है, जैसा कि हमारे कानून भी कहते हैं। तो सवाल वही आकर रुकता है, क्या आंकड़ों और जमीनी हकीकत पर बना ये ब्लूप्रिंट उस 2.2% की कमी को एक नए मजबूत जनादेश में बदल सकता है? इसका जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन ये साफ है कि एक सोची समझी, डेटा पर आधारित और लोगों पर केंद्रित रणनीति सियासत का रुख बदलने की ताकत रखती है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य,